नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। एलएसी पर आज भी भारत और चीन के बीच डिसएंगेजमेंट प्रोसेस जारी है। कल परसों तक एलएसी पर विवादित पॉइंट को पूरी तरह खाली कर दिया जाएगा। एलएसी पर हालात जितने नॉर्मल हो रहे हैं, एलओसी पार पाकिस्तान का बीपी उतना बढ़ रहा है। एक हफ्ते पहले तक पाकिस्तानी सेना के हेडक्वार्टर रावलपिंडी में टू फ्रंट वॉर की स्ट्रैटेजी की पर बात हो रही थी। इंडिया के एक तरफ चीन है और एक तरफ पाकिस्तान, लेकिन अब पाकिस्तान की तरफ कौन है, ये शहबाज शरीफ को भी समझ नहीं आ रहा है। एलओसी पर कुछ तो होने वाला है, इस बात का 100% यकीन पाकिस्तान को है। क्या हो सकता है, ये इशारों इशारों में एनएसए अजीत डोभाल ने भी बताया। भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लिस्ट में पीओके सबसे ऊपर है। पीओके के लिए अगर जंग हुई तो कैसी होगी? अजीत डोभाल ने क्या नई युद्ध नीति बनाई है? पाकिस्तान क्यों इस युद्ध नीति से डर रहा है? एलओसी से इस्लामाबाद तक क्या होने वाला है, इस रिपोर्ट से समझिए। एलओसी पर चीन पीछे हटा, एलओसी पर पाकिस्तान क्यों डरने लगा? When you defeat them on the battleground, the nation is prepared to have peace with you on your terms. इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट्स आ रही हैं भारत से, जहां भारत के एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल साहब, जिनके बारे में आपको पता है मैं अक्सर ये कहता रहा हूँ कि ही इज़ बेसिकली आइज़ एंड ईयर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी। वो बंदा है जो सोचता है, प्लान करता है नेशनल सिक्योरिटी डोमेन में। इंडिया और चाइना ने एलएसी से अपनी अपनी सेना, अपनी अपनी फौज को पीछे हटा लिया है। चाइना ने तो अपने 5 फौजी कैंप्स वहां से रिमूव कर दिए हैं और मजीद फौजी कैंप्स को वहां से हटाया जा रहा है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि रशिया में इंडिया और चाइना के दरमियान 5 साल के बाद एक 50 मिनट की फॉर्मल मीटिंग हुई थी। भारत में युद्ध नीति बदली, पाकिस्तान की तस्वीर बदलेगी। Whereas we could come on our horses and go across the fields, the Indian soldiers will pass through the lanes because according to their law, according to their traditions, according to their values, they could not this thing, खड़ी फसल के अंदर से नहीं जा सकते, पेड़ नहीं काट सकते, सूर्य अस्त होने के बाद किसी को मार नहीं सकते, युद्ध से पहले शंख बजाएंगे जिस तरफ से आ रहे। नाउ वी थॉट दीज आर आवर प्रैक्टिसेस, हम ही है क्या लड़ रहे, दूसरा भी तो चिट्ठी आई है चिट्ठी, सॉरी मैं गाना नहीं गाने लगी थी, मैं आपको ये बता रही थी कि जी एक चिट्ठी आई है और किसने लिखी है? टीटीपी ने, तहरीके तालिबान पाकिस्तान। तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तान की रेंजर्स को, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को चिट्ठी लिखी है और कहा है संभल जाओ, असी आ रहे हैं। पाकिस्तान के लिए नरेंद्र मोदी ने क्या सोचा है? नरेंद्र मोदी साहब हैं, उन्होंने जो स्पीच की है, उन्होंने बड़ी ही कड़ाके की स्पीचें की है, वहां पर कड़ाके निकाल दी हैं। एग्जैक्टली। Multipolar world is emerging. World moving away from Western dominance और पाकिस्तान इसमें अपना भरपूर किरदार अदा करने के लिए तैयार दिखाई देता है। क्या भारत पाकिस्तान को ब्रिक्स में शामिल होने देगा? चीन साइड हटा, पाकिस्तान अब अकेले फंसा। मोदी साहब दुनिया के साथ मुखलिस हो या ना हो, लेकिन वो अपने मुल्क के साथ हो। तो एक लीडर को चाहिए क्या कि वो दुनिया के साथ मुखलिस हो या अपने कंट्री के साथ? ये नॉर्मल गधे ना खरीदे चाइना वाले, मैं कहता हूँ इम्पोर्टेड जो बड़े हैवी गधे हैं ना, वो पार्लियामेंट से मिलेंगे। अच्छा। और अगर उससे भी हैवी चाहिए तो प्रेसिडेंट हाउस चले जाएं। अच्छा। उधर से भी मिल जाएंगे। ठीक है। इनको वो गधे बहुत अच्छे लगेंगे। वो गधे ये ले जाएं और जो अकल वाले इंसान है हम उनको पार्लियामेंट में बिठा देंगे। इस तस्वीर ने पाकिस्तान की तकदीर बदल डाली। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने हाथ मिलाया, एलएसी से सेना को पीछे हटाया। अब आगे क्या होगा? एलएसी के बाद एलओसी पर इंडिया क्या करेगा? यह टेंशन इस्लामाबाद के शहबाज शरीफ को सोने नहीं दे रही है। रावलपिंडी में जनरल असीम मुनीर को डरा रही है। पाकिस्तान की इस खौफ को भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की एक लाइन ने और बढ़ा दिया है। When you defeat them on the battleground, the nation is prepared to have peace with you on your terms.
अजीत डोभाल ने युद्ध लड़ने का नया तरीका बताया, दुश्मन को उसकी जमीन पर जंग में फंसाने की नीति बताई, शांति कैसे स्थायी रूप से स्थापित हो सकती है ये बताया। अजीत डोभाल सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री मोदी के साथ नजर आते हैं, खासकर विदेशी दौरों में। इसके बाद वो कहां जाते हैं, किस मिशन में लगे रहते हैं, न किसी को कुछ पता होता है, न कोई खबर लीक हो पाती है। सरप्राइज विद शॉक, यही डोभाल की सबसे बड़ी खासियत है। ऐसे में जब अजीत डोभाल बोलते हैं तो पाकिस्तान एक एक लाइन को बड़े गौर से सुनता है। Reasons were we felt was that we considered the strategy, the norms, the rules, the values, the laws that will govern your engagement with the adversary will be on your terms, by your precepts, by your thinking. Strategy making or war is never a binary, it's never a singular unitary equation. It is vis-a-vis some objective or an adversary or a chief thing that you want. There is more than one entity. Now I am reminded of some of the book that Mentor, one of the Greek general secretary, he said that, well, when we came here we found that was a very strange practice. Whereas we could come on our horses and go across the fields, the Indian soldiers will pass through the lanes because according to their law, according to their traditions, according to their values, they could not this thing, खड़ी फसल के अंदर से नहीं जा सकते, पेड़ नहीं काट सकते, सूर्य अस्त होने के बाद किसी को मार नहीं सकते, युद्ध से पहले शंख बजाएंगे जिस तरफ से आ रहे हैं। Now we thought these are our practices, हम ही है क्या लड़ रहे हैं, दूसरा भी तो। Is it that we have got to make our strategies, we have to build our doctrines, we have to build our equipment, we have to build our preparations and training and everything, keeping in view the overall ecosystem and the environment in which we are at work. इतिहास गवाह है, भारतीय राजाओं को हराने के लिए इस्लामिक आक्रांताओं ने कभी गाय को आगे किया, कभी महिलाओं की आड़ में हमला किया, कभी रात में निहत्थे भारतीय सिपाहियों पर वार किया। उस वक्त भारत ने युद्ध के नियम जो बनाए थे वो हार की वजह भी बने। अब नियम बदल गए हैं, दुश्मनी दिखाने का तरीका भी बदल गया है, इसका एहसास पाकिस्तान को भी है। डोभाल साहब ने एक स्टेटमेंट जारी की है दैट इज डायरेक्टली नॉट अबाउट पाकिस्तान बट इनडायरेक्टली अबाउट पाकिस्तान। वो उन्होंने स्टेटमेंट जारी की है कि हमें दुश्मन को दुश्मन की बैटल ग्राउंड पे हराना है, हमें दुश्मन को दुश्मन की बैटल ग्राउंड पे हराना है, तब जाके अमन होगा, तब जाके अमन हमारी कंडीशन पे होगा। फॉर एग्जाम्पल, इसमें इंडिया के लिए जो एनिमी है वो कौन है, इसको डायसेक्ट कर लेना। क्या इंडिया चाइना के अंदर घुस सकता है, बीजिंग में जा सकता है, शंघाई में जा सकता है, एंड देन आप किस तरह की बैटल पिक करेंगे? विद चाइना दे हैव टू पिक अ बैटल विच इज एक्सपेंसिव, विच इज प्रोट्रैक्टेड, विच इज आउट ऑफ कंट्रोल एज वेल। साहब जो हैं वो जिसके ही टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान, वो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। एंड पाकिस्तान में जब वो बात करेंगे डोभाल साहब, तो वो किस चीज को मेंशन करें? जो डोभाल साहब बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं दुश्मन के अंदर जाओ। सो इट मींस कि टारगेट हाफिज सईद इनसाइड द टेरिटरी, टारगेट फॉर्मर मुजाहिदीन इनसाइड पाकिस्तान, सो दैट the more you engage Pakistan inside the territory, the better it will be for them. 1947 से लेकर 2014 तक पाकिस्तान ने भारत को कश्मीर में फंसा कर रखा था। कश्मीर को लेकर हिंदुस्तान पाकिस्तान में 3 जंग हुई। कश्मीर पाकिस्तान का सबसे बड़ा हथियार था, लेकिन खेल ऐसे बदला
पाकिस्तान कश्मीर भूल चुका है। कश्मीर को तोड़ने का ख्वाब देखने वाला पाकिस्तान खुद टूटने की कगार पर पहुंच गया है। दुश्मन पाकिस्तान के अंदर आ चुका है। उन्होंने कहा है कि जी आपको जो है वो संभल के रहिए, इसलिए कि हम जो है कि को चुन चुन के पकड़ेंगे। तो बहरहाल अब हुआ ये कि जी साउथ वजीरिस्तान में जो सॉरी साउथ वजीरिस्तान में जो पुलिस स्टेशन है, जी हाँ, वहाँ के जो हेड हैं, यानी कि पुलिस स्टेशन के जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर्स हैं, उन्होंने जी साउथ वजीरिस्तान के लिए जो जगह है वहाँ पर टानक, ठीक है, टानक एक जगह है, तो पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती, जगहों के नाम अजीब अजीब से रख देते हैं। खैर, टानक जो है वहाँ के ऑफिसर्स, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, उनको ये टीटीपी ने जब लव लेटर लिखा, तो उसके बाद टानक के पुलिस ऑफिसर्स और यानी कि साउथ वजीरिस्तान में भी एक जो है लेटर इशू किया गया है और कहा यह गया है कि जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं सीसीटीवी कैमरा लगाएं। अच्छा, उसे सीसीटीवी कैमरा हमारे लगा तो देते हैं, वो चलता चलाता नहीं है। इस्लामाबाद में भी बहुत से सीसीटीवी कैमराज हैं, अगर कोई बात हो जाती है तो कहते हैं जी कैमरा तो काम ही नहीं कर रहा था। तो प्लीज वो चेक कर लें कि वो सीसीटीवी कैमराज जो हैं वो चलते भी हों, मतलब ये नहीं कि जाकर कबाड़िए की दुकान से आप लेकर आ जाएं और लगा दें। हिंदुस्तान जंग के पक्ष में नहीं है, ये बात प्रधानमंत्री मोदी पुतिन को भी समझा चुके हैं, जिनपिंग के सामने भी बता चुके हैं, यूक्रेन में जाकर बोल चुके हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है हिंदुस्तान दुश्मन को ऐसे ही जाने देगा। जंग कभी कभी बिना गोली चले भी जीती जा सकती है। नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देयर वाज नो प्लेस फॉर डबल स्टैंडर्ड्स ऑन सीरियस इश्यूज सच एज टेररिज्म एंड टेरर फाइनेंसिंग। उन्होंने कहा दहशतगर्दी और दहशतगर्दी को फाइनेंस करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है और कोई ऐसी प्लेस नहीं है जिसमें डबल स्टैंडर्ड्स इख्तियार किए जाएं और एक तरफ कहा जाए हाँ जी दोस्ती दोस्ती, दूसरी तरफ कहा जाए कि ये जो है ये दहशतगर्दी हो गई है। ठीक है, तो उन्होंने कहा नो डबल स्टैंडर्ड्स। ये इशू ऐसा नहीं है जिसके ऊपर आप इस तरह की कोई बात बर्दाश्त करेंगे। इंडिया अपनी जो एक इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट जगह है उसको नहीं छोड़ेगा। वो जो समझता है वो उसको उसी तरह बताएगा और वो मुंह पे कह देते हैं, बड़ी से बड़े प्लेटफॉर्म पर मुंह पर कहते हैं कि हम ऐसा समझते हैं। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स जो है एक डिवाइसिव नहीं होना चाहिए ग्रुप, इसको एक पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप आप बनाइए कि लोगों की भलाई के लिए। मोदी साहब हमेशा पब्लिक इंटरेस्ट, लोगों की भलाई, इस तरह की बात वो करते हैं। भारत क्या कर सकता है? दुनिया नरेंद्र मोदी को लेकर क्या सोचती है? मोदी का इंपैक्ट कितना ज्यादा है, इसका एहसास पाकिस्तान को भी है। पाकिस्तान हमेशा से पूंछ बनकर चलने वाला देश रहा है, कभी अमेरिका की तो कभी चीन की। पाकिस्तान जिनको अपना मालिक समझता है, उनको अब हिंदुस्तान डिक्टेट करने की स्थिति में आ गया है। इंडिया जो है वो, अमेरिका ने अपनी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी ही अभी तक इंडिया को सामने रख के डिजाइन की है। भाई आखिर इंडिया को, अमेरिका को क्या जरूरत है इंडिया की? ये जरूरत है कि फ्यूचर में चाइना के अगेंस्ट वो इंडिया इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी ही इंडिया को रख के बनानी है। अब इंडिया अगर उसको बैलेंस करते, बैलेंस नहीं है, ये बैलेंस नहीं है, ये पूरी एक स्ट्रेटेजी ऊपर नीचे है। ये कोई ऐसे नहीं है कि जी फिलिपीन के ताल्लुकात अच्छे हैं चाइना के साथ, नहीं, फिलिपीन मैटर नहीं कर रहा। ये आप कहेंगे जी वो बांग्लादेश जो है वो उसके ताल्लुकात जो है वो तो लोकल एक इशू होगा ना बांग्लादेश का कि भाई ये इंडिया के साथ क्या है मामला, उसके पड़ोसी म्यांमार के साथ क्या, लोकल। लेकिन इंडिया को सामने रख के इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी डिजाइन हुई है अमेरिका की। अब वो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी इस सिचुएशन में जब उन्होंने इंडिया को कहा कि ये ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, इंडिया ने कहा कि अच्छा वो जाना पहुंचे ब्रिक्स में। तो अब अमेरिका जो है और ईरान के साथ तस्वीरें इंडियन प्राइम मिनिस्टर की और फिर शी जिनपिंग के साथ, तो अमेरिका की अगली इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी जो है वो क्या मुकम्मल तौर पे इंडिया उसको, इंडिया डिक्टेट करेगा या अमेरिका डिक्टेट करेगा इंडिया को? और अगर इंडिया डिक्टेट करेगा अमेरिका को तो फिर अमेरिका पीछे जाएगा। और क्या चाहिए चाइना को?
पाकिस्तान को एक बात समझ में आ चुकी है, अगर भारत हमला करेगा तो न चीन उसको बचाने आएगा, न अमेरिका हिंदुस्तान को रोक पाएगा। रूस, इजराइल इंडिया के साथ खुलकर खड़े हो जाएंगे, दुनिया में पाकिस्तान अकेला पड़ेगा। भारत पर टू फ्रंट वॉर के सपने देखने वाले पाकिस्तान के पास अब बचाने वाला कोई फ्रंट नहीं बचा है। Statesmanship है, and I would urge the Pakistan government to see what is happening. If the Chinese president and the Indian prime minister meet and they go forward to amicably एक negotiated border अपना agree कर जाए, तो ये उनके लिए, दोनों मुल्कों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और मैं इसको इस इलाके के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी समझता हूँ, क्योंकि उसके बाद पाकिस्तान का ये जो है ना कश्मीर इशू के ऊपर हर वक्त अपनी एनर्जी ज़ाया करना, वो बेमायनी हो जाएगा। एक बहुत बड़ा लेसन, एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल इस्टेब्लिश होगा, क्योंकि हम अपना सर मार रहे हैं ये कश्मीर डिस्प्यूट पे। पाकिस्तान की नींव मजहब के नाम पर पड़ी, पाकिस्तान ने मजहब के नाम पर सत्ता चलाई। हिंदुस्तान को तोड़ने के लिए पाकिस्तान मजहब का सहारा लेता है। पिछले 10 साल में बहुत कुछ बदला है, एकदम से नहीं, धीरे धीरे। जो पाकिस्तानी कभी हिंदुस्तान पर फतह का ख्वाब देखते थे, वो आज हिंदुस्तान के किस्से सुना रहे हैं। इंडिया की बात करें तो मोदी साहब ने ब्रिक्स में क्या कहा कि आप इंडिया का पेमेंट मेथड यूपीआई जो है यूज करें। ऑलरेडी बहुत सी कंट्रीज में, सिंगापुर देख ले, दुबई देख ले, सऊदी अरब देख ले, यूरोप की बहुत सी कंट्रीज में यूपीआई आ गया। वो अपना पेमेंट मेथड बेच रहे हैं और हम अपने मुल्क के गधे बेच रहे हैं। सर क्या नजर आ रहा है इंडिया और पाकिस्तान में, कितना फर्क देख रहे हैं? इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन आप लोग क्यों करते हैं यार? ये कंपैरिजन बनता ही नहीं है। कंपैरिजन उनके हम तो कहते ताकि लोग सीखें। हाँ, ये बात कर सकते हैं, बाकी कंपैरिजन आप उनके साथ नहीं कर सकते। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि हम उनसे कुछ ना कुछ सीख लें। मतलब एक ही दिन में, एक ही टाइम पे आज़ाद होने वाले दोनों कंट्री, एक चांद पे पहुंच गया, दूसरा कहाँ पहुंच गया वो ऑडियंस जानती है। लिटरेसी रेट जो है 80 के करीब पहुंचने वाला है और हमारे यहाँ 60 से बिलो है आज भी। कितना वैसे डेंजरस बात है ना ये। बिल्कुल और पॉपुलेशन बढ़ाने में सबसे आगे, डिजास्टर हद तक पॉपुलेशन यहाँ बढ़ रही है, गधों की भी और इंसानों की भी। बिल्कुल यही पता है कि बस मैं जहाँ रहता हूँ वो चीज़ तरक्की में है। आप कहाँ रहते हैं, कहाँ तरक्की? मैं फिरोजपुर रोड पे पाकर हाउसिंग सोसाइटी में रहता हूँ। 2 दिन बाद आज घर से निकला हूँ, वो भी बेगम घर नहीं थी। कि बेगम ने आपको कैद किया हुआ है? वो कहती है हालात ख़राब हैं, गुम जाओगे। सर आपको किसने उठाना है? ये तो मेरी बेगम से पूछे। अच्छा ठीक है सर, आज का हमारा सवाल ये है कि पाकिस्तान जो है चाइना को 2,16,000 गधे बेच रहे हैं। मुझे भी बकवास है। सर आप इंसान हैं, हम गधे बेचने की बात कर रहे हैं। हमें कोई पूछता नहीं इधर, अगर वो बिक रहे हम वक्ती गधे बन जाते। इस हुकूमत के आगे तो गधे ही हैं। अच्छा, इस हुकूमत के आगे अवाम गधा बन गई है? हाँ जी। तो आपको लग नहीं रहा कि ये क्या चीज है? अगर हम ये नहीं ना कहेंगे कि हम गधे नहीं हैं, हाँ। तो वो उठा के जेल में मारते। इंडिया ने भी कहा था कि हम हर चीज़ जो है वो डिजिटल करेंगे, तो वहाँ पर जो हम लोग हाथ में नोट लेकर घूमते हैं ये सिस्टम ख़त्म हो गया। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो हम कितना अभी तक डिजिटल हुए हैं? डिजिटल पाकिस्तान तब बनेगा जब हमारे यहाँ हुकूमतें अपने मफादात से निकलेंगी। हमारी हुकूमतें अपने मफादात को, कुर्सी को छोड़ेंगी। हमारे यहाँ तो जितना ये शेलिंग पे, जितना ये पिछले 2-3 साल में इमरान खान की लड़ाई है, मुस्लिम लीग नून की लड़ाई है, हुकूमत की लड़ाई है, जो भी लड़ाइयाँ सारी, इन पे जितना पैसा ज़ाया हुआ है, जितनी गाड़ियाँ तोड़ी गई हैं, वो चाहे किसी पार्टी की तरफ से भी तोड़ी गई हों, जितना पाकिस्तान का नुकसान हुआ है वही अगर किसी अच्छे काम पे लगाया होता, बिजली पे लगाया होता या महंगाई कम करने पे लगाया होता, तो हम आज उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते। इंडिया और पाकिस्तान की बात है, जैसे आपने कहा कि अभी ब्रिक्स समिट हुआ, मोदी साहब ने वहाँ पर जो है यूपीआई को ब्रिक्स के जो मेंबर्स हैं उनके साथ इंट्रोड्यूस करवाया कि ये स्विफ्ट मेथड जो है आप यूज करें। आप देखिए कि इंडिया की डिजिटलाइजेशन, इंडिया की जो बैंकिंग है वो इतनी स्ट्रांग हो गया है कि ब्रिक्स तक जा पहुंची है। तो वो मुल्क आप देखिए अपने विजन में कितना ज्यादा क्लियर है, कितना ज्यादा स्मार्ट है। यूपीआई पूरी दुनिया में इस वक्त राज करता दिखाई दे। 20 से ज्यादा कंट्रीज में यूपीआई चल रहा है, बाकी कंट्रीज डिमांड कर रही है। ब्रिक्स में भी मोदी साहब ने लॉन्च करवा दिया। बिल्कुल जी, वो दुनिया में अपने आप को मनवाना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि हमें पता चले कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, वो चीज ला रहे हैं जो दुनिया की जरूरत है। पाकिस्तान में जो बातें दबी आवाज में बोलना मना था, अब वो कैमरे के सामने डंके की चोट पर बोली जा रही है। पाकिस्तान की गलियों में हिंदुस्तान की डंका बज रहा है।
मॉडर्न वॉर में परसेप्शन बहुत बड़ी वेपन होता है। जंग अब सिर्फ बॉर्डर पर नहीं होती है, देश के अंदर नैरेटिव वाली जंग जितना ज्यादा जरूरी होता है। पाकिस्तान ने कई वर्षों तक कश्मीर को लेकर हिंदुस्तान को बदनाम करने वाले इमेज बनाने की कोशिश की थी। मान लीजिए जाए कोई घटना घटी, उसके अंदर में जो ट्रैश आना शुरू होता है वो पहले 4 घंटे 6 घंटे के अंदर में नैरेटिव को डोमिनेट कर देता है। उसके बाद में जो आते हैं उसके ऊपर में इतना अधिक ध्यान लोगों का नहीं जाता। इफ यू कुड बी द फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट्स ऑफ समथिंग दैट इट इज दिस थिंग। अब ये भी होता है कि भाई अगर आपको कोई चीज रिपोर्ट नहीं करनी है तो आप फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट कैसे हो सकते हैं, पर ये हो सकता है। आप इसको किसी चीज को अगर आप सोचते हैं कि जैसे कोई घटना घट जाती है जिसमें ये आया कि फर्ज करिए कश्मीर के अंदर में किसी गांव के अंदर में कोई ऐसी घटना घटी जिसमें सोल्जर्स ने कोई ऐसा काम किया जो कि लोगों ने वो मतलब एक चीज अखबार में आई, तो फिर आप अपना सही पर्सपेक्टिव अपना थोड़ा पूछ के अपना थोड़ा सही करके अगर पहले 500-700 आइटम्स जो है उसके अंदर में एक सही पर्सपेक्टिव में एक सही चीजों को अच्छी रूप में बताया जा सके, उसके बाद में जब 3 घंटे के बाद 4 घंटे के बाद में जब बाकी नैरेटिव शुरू होता है तब तक वो स्टिल हो जाता है। और हमारे यहाँ जो ज्यादा रीजनेबल वो आते हैं वो करीबन 12 घंटे 16 घंटे 18 घंटे के बाद है, उसको कोई नहीं पढ़ता। इस वक्त दुनिया में यूक्रेन रूस के बीच में जंग चल रही है। इजराइल ईरान, इजराइल हिजबुल्लाह के बीच युद्ध जारी है। जंग में कौन जीत रहा है, कौन अत्याचार कर रहा है, इसका फैसला सोशल मीडिया से हो रहा है। दरअसल जिसके हाथों में सोशल मीडिया का कंट्रोल है वो दूसरों की सोच को इन्फ्लुएंस करता है। सोशल मीडिया की क्रेडिबिलिटी अब काफी धीरे धीरे करके इरोड हो रही है। आज से 3 साल पहले जो सोशल मीडिया में आता था और जितना उसका प्रभाव होता था समाज में, आज उसका प्रभाव थोड़ा कम हो रहा है। तो हमारे को थोड़ा जितनी अगर आपके पास टाइम हो और ये आपके पास ऐसे कुछ लोग हों जो वॉलंटियर ऐसे कर सकते हैं, सोशल मीडिया के अंदर कुछ इस तरह की स्टोरीज को देखें जिसके अंदर टोटल ब्लैटेंट लाइज जो है उनको आप उजागर कर सके विद ए वेरी ऑथेंटिक थिंग। आप उसका जवाब है, आपके पास कोई फोटोग्राफ हो, आपके पास में कोई इस तरह जैसे इंडियन आर्मी के बारे में भी कई चीजें जो आती हैं वो बिल्कुल ये है कि जिससे हमारी कंट्री की डिफेंस फोर्सेस का मोरल डाउन हो जाए। कभी कभी वो इस तरह की चीजें अपनी यूनिट्स के बारे में या हमारे अफसरों के बारे में लिखते हैं जिससे कि जवानों का फेथ या कॉन्फिडेंस अपनी लीडरशिप पर शेक हो जाए। तो आप लोग ऐसे एक्ट जो है इसको स्ट्रांगली रजिस्ट कर सकते। इसी तरह से सरकार के अंदर में कई चीजों के बारे में ऐसा कहा जाता है जो कि बातें बिल्कुल गलत है। तो अगर डिफेंस फोर्सेस के लोग, रिटायर्ड लोग इस तरह से वो करें तो एक वो कर सकते हैं। ऐसा इंडिया के साथ भी किया गया था, लेकिन डोवल नीति में इसका भी इलाज है। एलएसी पर चीन का पीछे हटना, दुनिया का हिंदुस्तान के स्वागत में झुकना और अजित डोवल का नई युद्ध नीति समझाना। पाकिस्तान बहुत डरा हुआ है और पाकिस्तान का ये डर हिंदुस्तान के लिए अच्छा है। युद्ध की भाषा बोलने वाले खामेनेई इजराइल के हमले का जवाब देने का जिम्मा IRGC के अफसरों पर डालकर सरेंडर मुद्रा में आ गए हैं। क्या खामेनेई की ये कोई चाल है या फिर नेतन्याहू के एक ही प्रहार में वो इतना पस्त हो गए हैं कि अब लड़ने की हिम्मत तक नहीं बची? इजराइल ने ईरान को आज फिर जोर का झटका देते हुए हिजबुल्लाह के एक और बड़े कमांडर को मार गिराया। मिडिल ईस्ट का महायुद्ध पल पल कितना बदल रहा है, पूरा डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। क्या इजराइल ने ईरान के ड्रोन सिस्टम तबाह कर दिए? क्या इजराइल ने ईरान की मिसाइल पावर खत्म कर दी? क्या खाड़ी का रण अब और भीषण होगा? क्या मुस्लिम फोर्स अब ईरान के साथ लड़ेगी?
इजराइल का दुश्मन पर कोई वार खाली नहीं जाता। इजराइल की एयरफोर्स जब प्रहार करती है तो कभी टारगेट मिस नहीं करती। छब्बीस अक्टूबर को इजराइल ने ईरान पर 3 घंटे तक हमला किया, 20 ठिकानों पर बमबारी की। ईरान के मिलिट्री बेस, ड्रोन इंस्टॉलेशन सेंटर, एयर डिफेंस सिस्टम और कमांड सेंटर को निशाना बनाया। ईरान ने हमले के फौरन बाद झूठ की फैक्ट्री खोल दी और बताने लगा कि इजराइल की मिसाइलें फुस पटाखा साबित हुई। ईरान को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उसका ढोंग 12 घंटे भी नहीं टिका। सैटेलाइट इमेज ने खामनेई की पोल खोल दी। ईरान के 12 प्लेनेटरी मिक्सचर बर्बाद कर दिए। रूस से मिले 4 एयर डिफेंस सिस्टम S-300 तबाह कर दिए। ईरान की बड़ी ड्रोन फैक्ट्री को नेस्त नाबूद कर दिया। पार्चिन की परमाणु रिसर्च साइट को खंडहर कर दिया। इसका असर ईरान की युद्ध क्षमता पर कितना पड़ेगा ये भी बताएंगे, लेकिन पहले वो तबाही के सबूत देखिए जो ईरान ने छुपाए थे, लेकिन सैटेलाइट इमेज ने बेपर्दा कर दिए। प्लैनेट लैब्स ने पार्चिन साइट की जो इमेज 26 तारीख की सुबह इजराइल हमले के करीब 2 घंटे बाद ली है, उनमें 3 साइट ऐसी दिखाई दे रही है जहां इजराइल ने मिसाइल अटैक किया और उन्हें बर्बाद कर दिया। अब आपको पार्चिन मिलिट्री बेस की एक और सैटेलाइट इमेज दिखाते हैं जो इजरायली हमले के बाद ली गई है। बाईं तरफ की तस्वीर हमले से पहले की है और दाईं तरफ की तस्वीर हमले से बाद की है। बाईं तरफ वाली पिक्चर में बड़े घेरे में 4 स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, जबकि छोटे घेरे में एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। हमले के बाद दाईं तरफ के बड़े घेरे में 3 स्ट्रक्चर तबाह हो चुके हैं, जबकि छोटे घेरे में बना 5वां स्ट्रक्चर भी बर्बाद हो चुका है। ईरान की सरकार दुनिया से यही कहती रही है कि पार्चिन में कोई मिसाइल बेस या मिलिट्री अड्डा एक्टिव नहीं है। अब आपको 2021 की एक 3D इमेज दिखाते हैं जिसमें साफ दिखाई देता है कि वहां फैसिलिटी मौजूद है, जबकि 2014 में वहां कोई स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। ईरान ने 2004 से 2021 तक वहां बैलिस्टिक मिसाइल के लिए सॉलिड फ्यूल मिक्सिंग प्लांट लगा लिए थे। 3 बिल्डिंगों में मिसाइल में इस्तेमाल होने वाले सॉलिड फ्यूल मिक्सिंग प्लांट थे, जबकि एक बिल्डिंग में मिसाइल साइलो बना था जहां लॉन्ग रेंज मिसाइल को स्टोर किया जाता है। इजराइल को इसकी पिन पॉइंट जानकारी थी कि किस बिल्डिंग में क्या है, तभी 26 तारीख को पार्चिन फैसिलिटी पर इजराइल के फाइटर जेट ने बम और मिसाइल से सटीक हमला कर इन्हें बर्बाद कर दिया। इजराइल ने ईरान की खोजिर मिसाइल प्रोडक्शन साइट को भी तबाह कर दिया है। इसकी सैटेलाइट इमेज से खुलासा हुआ है कि यहाँ 2 बिल्डिंग थी जिनमें मिसाइल फ्यूल मिक्सिंग प्लांट थे। इजराइल के पिन पॉइंट अटैक में दोनों नेस्तनाबूद हो गए। आखिर प्लेनेटरी मिक्सर का काम क्या होता है जिसे इजराइल ने सबसे ज्यादा टारगेट किया? प्लेनेटरी मिक्सर का काम लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए सॉलिड ईंधन का उत्पादन करना है। ये मिक्सर बहुत महंगे होते हैं। ईरान के पास इन्हें बनाने की क्षमता नहीं है, वो इसे चीन से आयात करता है। अब सवाल उठता है कि ईरान के लिए इस नुकसान की भरपाई करना कितना मुश्किल होगा और इजराइल को इससे क्या फायदा होगा। ईरान को प्लेनेटरी मिक्सर को रिपेयर करने में कम से कम 2 साल लगेंगे। तब तक ईरान अपने लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल प्रोडक्शन को पूरा नहीं कर पाएगा। इसका इजराइल को ये फायदा होगा कि ईरान से हिजबुल्लाह और हूती को मिलने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें अब नहीं मिल पाएंगी। इजराइल पर हमले का खतरा कम हो जाएगा। अब सवाल उठता है कि किन किन मिसाइल प्रोग्राम पर इसका असर पड़ेगा।
सऊदी अरब न्यूज के मुताबिक खैबर कासिम बैलिस्टिक मिसाइल का प्रोग्राम सबसे ज्यादा प्रभावित होगा। 1 अक्टूबर को ईरान ने इजराइल पर जो 200 बैलिस्टिक मिसाइल मारी थी, उनमें ज्यादातर खैबर और कासिम मिसाइल ही थी। ईरान की खैबर मिसाइल 2000 किलोमीटर तक मार कर सकती है, जो इजराइल के हर बड़े शहर को हिट कर सकती है। ये एक बार में 1500 किलोग्राम विस्फोटक गिराकर भारी तबाही मचा सकती है। ईरान की कासिम मिसाइल 1400 किलोमीटर रेंज तक हमला कर सकती है। ये एक बार में 500 किलोग्राम विस्फोटक ले जा सकती है। ईरान से इजराइल की दूरी 1700 किलोमीटर है, लिहाजा कासिम मिसाइल से इजराइल को सीधे हिट नहीं किया जा सकता, लेकिन ईरान इसे अपने प्रॉक्सी हिजबुल्लाह और हमास को सप्लाई करता है, जो इजरायली बस्तियों को निशाना बनाते हैं। ये तो बात हुई ईरान के मिसाइल सिस्टम की बर्बादी की। अब आपको बताते हैं कि इजरायली हमले में और क्या-क्या नुकसान हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक खुजेस्तान प्रोविंस में अबादन ऑयल रिफाइनरी, बंदर इमाम खामनेई पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर भी इजराइल ने हमला किया। इसके अलावा इलम प्रोविंस में टेंगे भिजर गैस फील्ड को निशाना बनाया। इजराइल ने फलक शाहिद गदीरी और अब्दुल फाद मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग बेस पर भी हमला किया। इजराइल ने स्ट्रेटेजिकली ईरान के डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक तेहरान के खामनेई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और मलाड मिसाइल बेस की सुरक्षा में तैनात S-300 मिसाइल सिस्टम को इजरायली एयरफोर्स ने काफी नुकसान पहुंचाया है। कम से कम इनकी 4 बैटरी नष्ट कर दी गई है। अब सवाल उठता है कि इसका असर क्या होगा? जवाब भी जान लीजिए। ईरान तब तक पलटवार करने की गलती नहीं करेगा जब तक अपने डिफेंस सिस्टम को फिर से दुरुस्त नहीं कर लेता। अगर इसे ठीक किए बिना ही हमला किया तो इजराइल के फाइटर जेट से निकलने वाली मिसाइलों से बच नहीं पाएगा। इस बार तो उसके डिफेंस सिस्टम ने बड़े नुकसान से बचा लिया, लेकिन अगली बार ईरान को भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। I can now confirm that we have concluded the Israeli response to Iran's attack against Israel. We conducted targeted and precise strikes on military targets in Iran, thwarting immediate threats to the state of Israel. The Israel Defense Forces has fulfilled its mission. If the regime in Iran were to make the mistake of beginning a new round of escalation, we will be obligated to respond. Our message is clear. All those who threaten the state of Israel and seek to drag the region into wider escalation will pay a heavy price. We demonstrated today that we have both the capability and the resolve to act decisively, and we are prepared on offense and defense to defend the state of Israel and the people of Israel. इजराइल ने ईरान पर हमले का एक वीडियो जारी किया है, जिसमें उसके फाइटर पायलट F-15 और F-16 फाइटर जेट पर सवार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ईरान पर इजराइल के 100 विमानों ने एक साथ धावा बोला और हमला करने के बाद सभी पायलट सुरक्षित लौट आए। एक वीडियो में वायुसेना के कमांडर कर्नल तोमर बार मिशन में शामिल फाइटर पायलट को बधाई दे रहे हैं। אומץ ודיוק הוכיחה, אין אויב שהוא רחוק מדי עבורנו. אתם הגאווה של כולנו, כל מדינת ישראל מאחוריכם. שובו הביתה בשלום, מחכים לכם. נכון. תודה רבה, הערכה רבה. הרגשנו לאורך כל הדרך. חיל האוויר. इजराइल ने पहली बार ईरान के खिलाफ मिशन के लिए महिला फाइटर पायलट को भेजा। उनकी तस्वीरें भी जारी की हैं। सोशल मीडिया में महिला फाइटर पायलट की जमकर तारीफ हो रही है। इनका नाम एनी है।
इजरायली एयरफोर्स के जवान और वहां के लोग इन्हें इजराइल की सबसे शानदार फाइटर पायलट बता रहे हैं। 1979 के बाद ईरान जाने वाली वो इजराइल की पहली महिला पायलट है। दरअसल 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति के बाद इजराइल और ईरान के बीच हवाई उड़ानें बंद कर दी गई थी। अब सवाल उठता है कि इजराइल के फाइटर प्लेन किस देश की हवाई सीमा को पार करते हुए ईरान में घुसे, क्योंकि दोनों देशों की बाउंड्री नहीं मिलती है। इसका जवाब ईरान ने खुद ही दिया है। ईरान का कहना है कि इराक के एयर स्पेस का इस्तेमाल इजराइल ने किया। उससे पहले रडार सिस्टम को मिसाइल अटैक से ध्वस्त कर दिया। सीरिया में लगे ईरानी रडार को भी पहले ही नष्ट कर दिया। ईरान के सुप्रीम नेता अयातुल्ला खामनेई इजरायली हमले के 24 घंटे बाद मीडिया के सामने आए। अक्सर इजराइल के खिलाफ बेहद आक्रामक रहने वाले खामनेई शांत दिखे। इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि ईरान फिलहाल इजराइल पर पलटवार के मूड में नहीं है। खामनेई ने कहा, इजराइल के हमले को ना तो बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाना चाहिए और ना ही कम करके आंका जाना चाहिए। उन्होंने बदला लेने की बात नहीं की, इतना जरूर कहा कि ईरान को जवाब देने का अधिकार है, लेकिन ये अफसरों पर निर्भर है कि वो ईरानी लोगों की शक्ति और इच्छा को कैसे इजरायली शासन तक पहुंचाए, ईरान के हितों को पूरा करने के लिए कार्रवाई कैसे करे। इजरायली हमले में मारे गए ईरानी एयर डिफेंस के 4 जवानों को खामनेई ने श्रद्धांजलि दी। इसके बाद हसन नसरल्लाह और हाशिम सैफुद्दीन और याहिया सिनावर को शहीद बताते हुए जिहाद की बात की। इससे एक बात साफ हो गई कि ईरान फिलहाल डायरेक्ट युद्ध नहीं करेगा, वो अपने प्रॉक्सी के जरिए आगे लड़ाई लड़ेगा। ईरान के प्रॉक्सी हिजबुल्लाह ने इजराइल की एक ड्रोन फैक्ट्री को निशाना बनाया। नॉर्थ इजराइल के बारलेव इंडस्ट्रियल जोन में बाज एविएशन फर्म पर हिजबुल्लाह ने ड्रोन से हमला किया। ये कंपनी मिलिट्री उपकरण बनाती है। हिजबुल्लाह के हमले में 2 कर्मचारी घायल हो गए। साउथ लेबनान में इजराइल ने एक बार फिर भीषण बमबारी की है। यहां हिजबुल्लाह के हथियार डिपो पर अटैक किया गया, जहां कई लड़ाके भी मारे गए। अब आप तस्वीरें देखिए साउथ लेबनान में इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन की। रात के अंधेरे में इजरायली सेना लेजर की मदद से आगे बढ़ रही है और हिजबुल्लाह के इलाकों पर कब्जा कर रही है। हिजबुल्लाह यहां सुरंगों से गुरिल्ला वार लड़ रहा है। इजरायली एयरफोर्स ने भारी बमबारी कर साउथ लेबनान में करीब 1.5 किलोमीटर लंबी सुरंग उड़ा दी। इजरायली सैनिक जब इस सुरंग के अंदर घुसे तो वहां हथियारों का जखीरा मौजूद था। रॉकेट से लेकर तमाम घातक हथियार जमा थे। इसके अलावा हिजबुल्लाह के लड़ाकों के लिए खाने पीने का इंतजाम भी था। इजराइल के लिए हिजबुल्लाह का ये सुरंग सिस्टम ही असली चैलेंज है। लेबनान की राजधानी बेरूत में हसन नसरल्लाह और हाशिम सैफुद्दीन समेत हिजबुल्लाह की तमाम लीडरशिप का अंत हो चुका है, लेकिन बेरूत का साउथ इलाका अब भी हिजबुल्लाह का सबसे बड़ा अड्डा है। इजराइल वहां लगातार बमबारी कर रहा है। बेरूत में आज तड़के इजराइल फिर हिजबुल्लाह के अड्डों पर बम बरसाए। लेबनान की हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक इजराइल से जंग में एक साल में 2600 लोग मारे गए हैं और 12,000 से ज्यादा घायल हुए हैं। करीब 10 लाख लोग अपने घरों को छोड़कर भाग गए हैं। वहीं इजराइल का कहना है कि जब तक वो हिजबुल्लाह की मिलिट्री पावर को खत्म नहीं कर देता, वो ना रुकेगा ना थमेगा।